हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। इस सीरीज में हम कर रहे थे क्लास 6 के एनसीईआरटी, जिसमें हमने क्लास 6 के फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड 7। इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में 9 चैप्टर्स हैं। 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 एंड 7 वी विल कंप्लीट टुडे, एंड द रिमेनिंग दैट इज 8 एंड 9 इट इज अबाउट लाइवलीहुड, रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। चैप्टर 8 में बताया गया है कि रूरल एरिया मीन्स गांव, ग्रामीण इलाका, वहां पे लोग किस तरह का व्यवसाय, किस तरह का काम करते हैं। सो वी ऑल नो कि मेनली लैंड पे ही काम किया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर। और जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं एज अ मजदूर, टेनेंट्स की तरह। और अर्बन एरियाज में क्योंकि लैंड नहीं है उतने, तो मोस्टली लोग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करते हैं या किसी ना किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल्समैन भी हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। सो इन दोनों ही चैप्टर में स्टोरीज मेंशन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये दोनों चैप्टर अगर आप छोड़ भी दें तो डजंट मैटर। तो आज हमारा जो क्लास 6 के एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी विद दिस 2 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण व्यवस्था, गांव में किस तरह की व्यवस्था होती है। इसमें हम देखेंगे कि वहां पे जो भी, क्योंकि गांव में इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज लैंड, लैंड से रिलेटेड ही काम होता है। लोगों के जितने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई होती है, वो भी लैंड के बेस पे ही होती है। तो उनका जो सोल्यूशन है, डिसीजन है, वो कौन लेता है, लैंड रेवेन्यू कौन लेता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है लैंड रिकॉर्ड्स का, कि मोस्टली ये देखा गया है, जो इस चैप्टर में एक स्टोरी के थ्रू भी मेंशन किया गया है, कि लोगों के जो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं विलेज में दैट इज अबाउट लैंड। क्योंकि प्रॉपर लैंड की मार्किंग नहीं होती, इसलिए उनके बीच में हमेशा विरोध रहता है कि ये लैंड मेरा है और उसने मेरे लैंड को एनक्रोच कर लिया है, बाउंड्री को थोड़ा हिलाकर थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा आगे कर दिया, थोड़ा पीछे कर दिया। उस बेसिस पे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अब इस कन्फ्लिक्ट को लेके वो कहां जाएंगे, इसका सोल्यूशन वो कहां से लेंगे। या तो वो जा सकते हैं पुलिस के पास, या तो वो जा सकते हैं पुलिस के पास, और पुलिस के पास भी उसी स्टेशन में वो जा सकते हैं जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता हो। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उस एरिया का, हर एक पुलिस स्टेशन का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक लैंड होता है, एक मार्किंग होती है जहां तक उनका कंट्रोल होता है। फाइन। सो उस पुलिस स्टेशन में एक स्टेशन ऑफिसर होता है जिसको आप SHO भी कहते हैं, दैट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, लेकिन उसी ज्यूरिसडिक्शन, उसी एरिया का वो होना चाहिए। फाइन। और ऑन द अदर हैंड जो लैंड के रिकॉर्ड्स को पूरा मेंटेन करता है वो कौन होता है, उसका नाम है पटवारी। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है, एग्जाम होता है, यू कैन ऑल्सो गिव दैट एंड क्वालिफाई दैट एंड यू कैन बिकम अ पटवारी। और उसका काम क्या है, उसका काम है रेगुलेट द रिकॉर्ड एंड मेजरिंग द लैंड, लैंड को मेजर करना और उनके रिकॉर्ड्स को रखना। ये ध्यान रखना कि कौन सा लैंड किसके पास है, किसके पास ओनरशिप है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर भी होती है तो रिकॉर्ड्स को अपडेट करना रेगुलर बेसिस पे। लैंड को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का वो यूज करते हैं, कभी टेप्स का यूज करते हैं, मेजरिंग टेप्स का, थ्रेड्स का, रोप्स का। सो बाय देन दे मेजर्ड लैंड। और हर लैंड को वो एक खसरा नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक नंबर होता है जिसके बेसिस पे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस लैंड की, उसके बेसिस पे उसे अलॉट किया जाता है, जिसकी बेसिस पे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट काम होते हैं पटवारी के, लाइक रेवेन्यू लेना, लैंड रेवेन्यू लेना और गवर्नमेंट को देना। जो माइनसी फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है जब आप लैंड खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो जो रेवेन्यू है दैट इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द पटवारी। उसके साथ ही वो इस चीज का भी लेखा जोखा रखता है कि कौन सी क्रॉप कितने एरिया में और किस पोर्शन पे उगाई जा रही है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ लैंड किस क्रॉप के अंडर आता है, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय पटवारी। और ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाती है विच इज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, उनको जब भी स्कीम्स बनानी है तो दे शुड नो कि उनके पूरी कंट्री में कितना लैंड जो है किस पर्टिकुलर क्रॉप के अंडर है, कितना पोर्शन पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कितना बैरन है।
ठीक है, तो दैट ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय पटवारी। ठीक है, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की स्कीम है विच यू शुड नो, वन इज स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन द पंचायती राज डे, दैट इज 24 अप्रैल 2021। जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसे लॉन्च करने का मेन मकसद था प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना लैंड के। ड्रोन के थ्रू लैंड्स की मैपिंग की जाएगी और इंडिविजुअल सर्टिफिकेट जो है हर ओनर को प्रोवाइड किया जाएगा उसके लैंड का, जिससे उसके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि उसके पास कौन सा लैंड है और कितना मेजरमेंट है उसका और कौन सी लोकेशन है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सो दैट वाज द मेन जो रीजन है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द स्वामित्व स्कीम। लाया कब गया? पंचायती राज डे के दिन, जो कि 24 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है दैट इज भू आधार। जैसे हमारा आधार है, सबके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसी तरह से हर एक लैंड के पोर्शन को एक यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 14 डिजिट का होता है। ठीक है, 14 डिजिट का। सो दैट वाज लॉन्च्ड इन 2008 को लॉन्च किया गया था। मेन मकसद क्या था? रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना। देखिए, हर चीज को डिजिटाइज करना या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने का मेन रीजन क्या है? ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, है ना। पहले क्या होता था, हर छोटे से काम के लिए ऑफिसेस के चक्कर लगाओ, नहीं मिले करप्शन होती थी, ब्राइब दो तब काम होता है। अब आप घर बैठे साइट्स पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस लिख सकते हैं और उन ग्रीवेंसेस का रिडेक्सल भी ले सकते हैं। ठीक है, सो डिजिटाइज करने से क्या होगा ना, ट्रांसपेरेंसी आती है और कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस, विरोधों के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, एक क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द भू आधार स्कीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू समाज में दो तरह के इनहेरिटेंस के लॉ को फॉलो किया जाता है। इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं, हिंदू इनहेरिटेंस लॉ, हिंदू इनहेरिटेंस है ना, हिंदुओं में जो इनहेरिटेंस जो कि बाकी रिलीजन लाइक पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म उनमें भी फॉलो की जाती है। दो तरह के लॉ थे, एक था मितिक्षरा और एक दयाभाग। सो जो सक्सेशन हमारे देश में होती थी दैट इज बेस्ड ऑन मितिक्षरा। उसमें क्या कहा गया था कि एक जो बॉय है जब वो पैदा होता है बाय बर्थ ही वो लीगली एंटाइटल है फॉर हिज फादर्स प्रॉपर्टी। उसके पिता की प्रॉपर्टी पर उसका लीगली राइट हो जाता है जस्ट बाय बर्थ। उसे वो लीगली फाइट नहीं करना है, उसे वो चीज हासिल नहीं करनी है, उसको बाय बर्थ ही वो चीज अवेलेबल है। पर गर्ल को अवेलेबल नहीं है, गर्ल चाइल्ड को नहीं। और दया भाग में क्या है, जो कुछ पोर्शन ऑफ इंडिया में फॉलो किया जाता था लाइक असम, बंगाल वाले एरियाज में, इस लॉ के हिसाब से जब तक फादर लाइव है, ही इज अलाइव, तब तक बेटे का उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड तब उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी पर हक हो जाता है, बट स्टिल ही इज अलाइव, तब तक बेटे और बेटी दोनों का ही उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। बट जो हमारे देश में सक्सेशन फॉलो की जाती थी दैट वाज ऑन द मितिक्षरा, जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड थी टुवर्ड्स द फीमेल जेंडर। सो दैट्स व्हाई लाया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को, जिसमें अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि बाय बर्थ अ गर्ल इज ऑल्सो लीगली एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। तो एक पिता की प्रॉपर्टी पर एक बेटे और बेटी दोनों का इक्वल हक है। अगर वो नहीं लेना चाहती दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट उसका जब भी डिवीजन होगी, जब भी लैंड को डिवाइड किया जाएगा या प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा, तो एक बेटी का भी पूरा हक होगा। तो इससे ये कोशिश की गई कि जेंडर इक्वालिटी को एंश्योर किया जा सके, क्योंकि अक्सर क्या होता था, पहले देखा गया लड़कियों की शादी भी जल्दी करते थे, फिर अगर गॉड फॉरबिड उनका डिवोर्स हो जाए या वो विडो हो जाए तो उनके पास कुछ फाइनेंस नहीं रहता था, प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता था फादर की। सो उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा आप कहें खराब हो जाती थी। तो इस चीज से स्टेटस पे चेंज लाने से एक तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है फीमेल जेंडर को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट
5, ठीक है। So daughters of the Hindu undivided family were not granted the status of co-parsons of the property. Co-parson मतलब उसके legally higher property का, ठीक है। So लेकिन इसमें amendment लाके ये कहा गया that is also girls are also equally entitled to that. So that is about the rural administration, जिसमें हमने देखा about पटवारी, ठीक है। कोई कन्फ्लिक्ट हो तो पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन जुरिस्डिक्शन वही पढ़ना चाहिए। फिर हमने स्कीम के बारे में देखा, दैट वाज न्यू, और साथ ही हमने जाना हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। अब हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अर्बन क्या हो गया? सिटी, सिटी की व्यवस्था, सिटीज की व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो जिस तरह से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल है, विलेज में हमने क्या देखा था, विलेज में कौन एडमिनिस्टर करता है, दैट इज ग्राम पंचायत, है ना। उसी तरह से क्योंकि विलेज छोटा है, सिटी कंपैरेटिवली विलेज से बड़ी होती है ना। शहर का जो साइज है वो विलेज से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी अलग है, क्योंकि वहां खेती नहीं हो रही है, वहां पे अलग तरह के व्यवसाय हैं, वहां पे वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर चीज की डिफरेंट उसमें प्रॉब्लम्स है, और डिफरेंट तरह से ही उस इश्यूज को एड्रेस भी करना पड़ता है। तो इसके लिए वहां पे जो सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बनाया जाता है दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उन्हीं के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जैसे हमने पंचायत में पढ़ा था कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसी तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इट इज मेंशन इन द शेड्यूल 12 एंड पार्ट 9। आर्टिकल जो इंक्लूड करते हैं वो है आर्टिकल 243O से लेकर 243G तक, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसपे वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 29। उसी तरह से म्युनिसिपैलिटी के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में 18 सब्जेक्ट्स मेंशन है। What are these सब्जेक्ट, क्या क्या हैं, वो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। जस्ट आप अभी ओवरव्यू ले लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहाँ है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो हमें साथ ही साथ इन चीजों को भी थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करके चलना है, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया था विलेज को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, उसी तरह सिटीज को भी डिवाइड किया जाता है डिफरेंट वार्ड्स में, और वार्ड्स का इलेक्ट किया जाता है वार्ड मेंबर, जो कि कहलाता है काउंसलर, और डिफरेंट वार्ड के काउंसलर मिलकर बनाते हैं वार्ड कमेटी। तो अगर एक पर्टिकुलर वार्ड के लोगों को बिजली की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, नहीं आ रही टाइम पर, या उनको प्रॉब्लम है कि पानी सही टाइम पे नहीं मिल रहा, तो दे कैन गो टू द वार्ड मेंबर, ठीक है। वो वार्ड मेंबर के पास जा सकते हैं, वो वार्ड मेंबर उनकी बात को आगे रखेगा और उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेगा, ठीक है। सो जो वार्ड मेंबर दैट इज कॉल्ड काउंसलर, और सभी वार्ड्स के काउंसलर मिलकर बनाते हैं वार्ड कमेटी, ठीक है। तो वार्ड कमेटी का हेड जो होता है दैट इज मेयर, ठीक है। कौन होता है वार्ड कमेटी का हेड, दैट इज मेयर, दैट इज ऑल्सो इलेक्टेड, ठीक है। और इनका एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव हेड इज कमिश्नर। कमिश्नर कौन से होंगे, जो आईएएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। आईएएस रैंक को जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलता है दैट दे कैन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जब मिलता है दैट इज दे कैन अपॉइंटेड एज कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। सो वो हो गया आपके एग्जीक्यूटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया मेयर, एग्जीक्यूटिव हेड हो गया म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। जैसे वहां पे पंचायत में हमने देखा था बीडीओ एट अ विलेज समिति होता है और डीएम इज एट अ जिला परिषद, ठीक, ओके। अब डिफरेंट तरह की हर सिटी जो है वो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर उनकी पॉपुलेशन को हम देखें तो किसी सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी में कम है, तो उसी बेस पे जो है अलग अलग तरीके की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। वो सिटीज जहां पे पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी दिल्ली, मुंबई, ठीक है। जहां पे लेस देन 1 मिलियन है वहां पे म्युनिसिपैलिटी,
ठीक है, दोनों मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है? दीज आर नॉट मेंशन इन द बुक, बट एक्स्ट्रा आपका है क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये सब हैं, आप डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे भी, पर अभी जस्ट ओवरव्यू। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है? वो जो एरियाज हैं जो अभी विलेज नहीं है बट दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड टू टाउन, तो ना अभी विलेज है ना टाउन है, तो यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है, स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी, ठीक है, जो स्मॉल टाउन्स हैं, दीज आर आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या हुआ? वो डिफेंस एरिया जहां पे सिविलियन पॉपुलेशन रिजाइड करती है, डिफेंस एरिया है पूरा, उधर कुछ सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स की देखरेख के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। कमांडिंग ऑफिसर जो होगा वो उसका चेयरमैन होगा, ठीक है, सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज टाउनशिप। टाउनशिप क्या हो गया? जब कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसके आसपास रहने के लिए जो वर्कर्स वहां रहते हैं, काम करते हैं, जो ऑफिसर्स वहां काम करते हैं, उनके रहने के लिए एक एरिया बिल्डअप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाउनशिप। तो वहां रहने वालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टाउनशिप ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन यू कैन से, ठीक है। सो इलेक्टेड मेंबर इसमें कोई भी नहीं होता, ब्यूरोक्रेट ही काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इलेक्टेड कहाँ होगा? म्यूनिसिपैलिटी में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। लास्ट आता है पोर्ट ट्रस्ट। तो पोर्ट एरिया जो हो गया, कोस्टल एरियाज है ना, पोर्ट एरियाज जो हो गया, वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, यहां इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर होते हैं। एंड लास्ट इज स्पेशल पर्पस एजेंसी। कोई स्पेशल नीड को फुलफिल करने के लिए इस एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और जैसे इनका काम खत्म होता है सो दे गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब का भी टेन्योर सिमिलर टू पंचायत इज 5 years, ठीक है, 5 साल का रहता है। अब कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं जिनमें अलग अलग तरीके का उनका जो है आप कहीं पावर्स या रिकमेंडेशन रहती हैं, जैसे कुछ में इलेक्टेड हैं, कुछ में नॉमिनेटेड हैं, ठीक। नाउ कमिंग टूवर्ड्स की इसमें इनको फाइनेंसिस कहाँ से मिलते हैं अपने कामों को करने के लिए? तो सिमिलर जैसे हमने पंचायत में देखा कि पंचायत को कुछ ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है एज अ लोन और ग्रांट, उसी तरह से कुछ ग्रांट और लोन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और बाकी बचा हुआ रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं बाय वे ऑफ टैक्सेस, फीस, ठीक है, और टैक्सेस और फीस, ठीक। फीस कैसी होगी? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने लगा एक्सक्यूज मी सॉरी, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, ठीक है, हेल्थ टैक्स उन्होंने चार्ज कर लिया, रोड टैक्स उन्होंने चार्ज कर लिया, इस तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स उन्होंने लगा दिया, तो इस तरह से कुछ टैक्सेस लिवाई करके, कुछ फीस चार्ज करके वो अपना रिमेनिंग रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। तो क्लियर? सो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का सिमिलर तरह के होते हैं, बट जस्ट जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि एरिया डिफरेंट है, वो विलेज एरिया है, वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग हैं और सिटीज़ की प्रॉब्लम्स अलग है। सो दैट इज अबाउट रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 6 है, यस, इसके साथ हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसके सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी। आई होप आपको क्लास 6 के सभी चैप्टर समझ आ गए होंगे। आप इन्हें एक बार रीड कीजिए दोबारा से, ठीक है, एंड अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाइए क्योंकि ये आपको रिवीजन में बड़े हेल्प करेंगे, या फिर जो आपकी बुक्स हैं आप उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्हीं बुक पे ही हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। Thank you. Take care. Thank you.